हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर। आज राजनीति विज्ञान के 7th पेपर अनुसंधान पद्धति में तथ्य सामग्री, उसके प्रकार और स्रोत के बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में हमने तथ्य सामग्री, प्रकार और स्रोत में प्राथमिक स्रोत की बात की थी। आज हम लोग द्वितीय स्रोत की बात करेंगे। द्वितीयक या अप्राथमिक स्रोत गौण या अमहत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उनकी भी एक महत्वता होती है अनुसंधान में या शोध कार्य में। इसके संदर्भ में अगर हम लुंडबर्ग की परिभाषा देखें तो उनके अनुसार वे शोधार्थी या शोधक को मूल्यवान, महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सामग्री देते हैं तथा उसे उसके कार्य में व्यर्थ के दोहराव को रोकते हैं और अनेक त्रुटियों एवं कठिनाइयों से बचाते हैं। यानी ये स्रोत ऐसे हैं जो शोधार्थी के जो शोध का कार्य है उसमें बहुत सारी चीज़ों से उसको बचाने का प्रयास करते हैं। इन स्रोतों में प्रकाशित या अप्रकाशित समस्त लिखित सामग्री शामिल की जाती है। इसके अंतर्गत समस्त लिखित सामग्री ग्रंथ, सर्वेक्षण, रिपोर्ट, संस्मरण, यात्रा विवरण, पत्र, डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आंकड़े आदि रखे जाते हैं। द्वितीयक स्रोतों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिगत या वैयक्तिक प्रलेख, दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख। अब हम ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत प्रलेख कौन से होते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत प्रलेख के बारे में अगर हम जानें तो व्यक्तिगत प्रलेख में वह सामग्री आती है जिसे विभिन्न व्यक्ति स्वयं अपने बारे में या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं के बारे में अपने विचार लिखते हैं। इनमें लेखक की निजी भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोण का पता चलता है। ये स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं। इन्हें लिखने के अनेक कारण होते हैं। इनका उपयोग करते समय शोधार्थी को उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन व्यक्तिगत प्रलेखों को हम 4 इनके स्वरूप या प्रकार के बारे में हम देख सकते हैं। पहला है जीवन इतिहास, दूसरा डायरियाँ, तीसरा पत्र और चौथा संस्मरण। यानी एक व्यक्ति जब कुछ लिखता है खुद के बारे में तो वो जीवन इतिहास के रूप में, डायरी के रूप में, पत्र के रूप में और संस्मरण के रूप में अपनी बात को लिखने का प्रयास करता है। सार्वजनिक प्रलेख की अगर हम बात करें तो तथ्यों को प्राप्त करने का दूसरा ये एक स्रोत है और इन प्रलेखों की सरकारी, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थाएं इनको तैयार करती हैं। ये प्रकाशित अथवा अप्रकाशित हो सकते हैं। इनमें आम जनता को विभिन्न पक्षों तथा उन संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी हो जाती है। जनगणना संबंधी आंकड़े ले लें, रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन, विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य आदि सार्वजनिक प्रलेख कहे जाते हैं। इनको भी हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकाशित प्रलेख और दूसरा अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख की हम बात करें तो प्रकाशित प्रलेख आम जनता के लिए छपी हुई सामग्री को कहते हैं। यह पुस्तकालयों, पुस्तक विक्रेताओं, वाचनालयों आदि स्थानों पर सार्वजनिक रूप से मिलती है। इनको भी हम 4 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अभिलेख यानी रिकॉर्ड के रूप में, दूसरा प्रकाशित आंकड़े यानी पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स जो होती है, तीसरा पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट और चौथा है अन्य सामग्री। अन्य सामग्री में हम अनेक पत्र पत्रिकाओं को ले सकते हैं, पुस्तकों को ले सकते हैं, उपन्यास को ले सकते हैं, जांच आयोग, चलचित्र और दूरदर्शन को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो इसका उपवर्ग है, दूसरा जो प्रकार है वो है अप्रकाशित प्रलेख। ये जो प्रलेख हैं प्रलेखीय या द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सभी सामग्री प्रकाशित अवस्था में नहीं पाई जाती है। गोपनीयता व
आदि कारणों से उसे कई बार प्रकाशित नहीं कराया जाता है। अनेक बार प्रकाशित एवं उपलब्ध होने पर भी हम उसे गोपनीय रखते हैं। ऐसी समस्त सामग्री को अप्रकाशित प्रलेखों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके भी रूप हैं, पहला गोपनीय अभिलेख, दूसरा दुर्लभ हस्तलेख और तीसरा है शोध रिपोर्ट। यानी हम ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हम जो प्रलेख है उसको प्रकाशित रख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रलेखीय स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना चाहेंगे। राजवैज्ञानिक शोध की दृष्टि से प्रलेखीय अथवा द्वितीयक सामग्री अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि प्रलेखन के पीछे उनकी ऐसी बातें होती हैं जिनका उसमें उल्लेख नहीं हो पाता। साथ ही प्रलेखन के तुरंत पश्चात ही राजनीतिक परिस्थितियां एवं संबंध बदलने लगते हैं। द्वितीयक स्रोतों द्वारा समय, धन तथा मानव श्रम की बड़ी भारी बचत होती है। द्वितीयक सामग्री का अध्ययन करने से शोध समस्या के व्यापक स्वरूप का पता चलता है तथा अनेक नई प्राकल्पनाएं प्राप्त होती हैं। इस तरह के स्रोतों के अंतर्गत हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हमें जान लेना है। इन तथ्यों का प्रयोग करते समय जो शोधार्थी है उसको निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, वस्तुतः इनका प्रयोग करने वाले शोधक को आवश्यकता से अधिक कल्पनाशील, अध्ययनसाई तथा संतुलित होना चाहिए। दूसरा बात हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि उसे सामग्री के मूल प्रयोजन, अभिप्राय, संदर्भ तथा प्रस्तुतिकरण को पूरी तरह समझकर ही अपने अनुसंधान में शामिल करना चाहिए। और तीसरा हम ले सकते हैं कि अनेक बार सरकारी आंकड़े वास्तविकता का आकलन व अवलोकन किए बिना ही तैयार कर दिए जाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे जो प्रलेख हैं, ऐसे जो स्रोत हैं, वो एक शोधार्थी के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि शोधार्थी को शोध हेतु तथ्य संकलन जब भी वो करता है तो उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका जो अनुसंधान या शोध कार्य है वो अपने आप में विश्वसनीय हो सकता है, पूर्ण माना जा सकता है और एक उपयोगी शोध के रूप में हम उसको देख सकते हैं। थैंक यू। हाँ, साइड में